हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। पिछले टॉपिक में हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में पढ़ा था। इस बार हम पढ़ रहे हैं हाउस ऑफ कॉमन के बारे में। यह ब्रिटिश संसद का दूसरा सदन है, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, जिसके जो सभी सदस्य होते हैं वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। यह विश्व की प्राचीनतम एवं लोकप्रिय संस्था है। इस संस्था का उदय एक विनम्र याचिकाओं की सभा के रूप में हुआ, परंतु 1832 के बाद धीरे धीरे इसने विस्तृत शक्तियां प्राप्त कर ली। वर्तमान में यह विश्व की सर्वाधिक प्रभुत्व संपन्न विधायी संस्था बन गई है। साधारण बोलचाल की भाषा में संसद का अर्थ कॉमन सदन से लिया जाता है, जिसके संबंध में एक विद्वान ने कहा भी है कि जब कोई मंत्री संसद में परामर्श लेता है तो वह कॉमन सदन से परामर्श लेता है। जब सम्राट संसद को विघटित करता है, अतः कॉमन सदन ब्रिटेन की प्रतिनिधि संस्था है और राष्ट्र का लघु रूप प्रस्तुत करती है। यह ब्रिटिश प्रजातंत्र की सबसे विचित्र और महत्वपूर्ण संस्था है। कॉमन सदन जैसा कि हमने देखा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को दो भागों में बांटा गया है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन और लॉर्ड्स बांटा गया है। साथ ही इसमें जो सबसे शक्तिशाली सदन बनाया गया है वह कॉमन सदन को माना गया है, क्योंकि यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कॉमन सदन के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 650 के होती है, जो जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। कॉमन सदन के सदस्यों का चुनाव एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से होता है और एक सदस्य लगभग 60,000 नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। कॉमन सदन एक निर्वाचित निकाय है जिसमें 650 सदस्य होते हैं, जिन्हें संसद सदस्य के रूप में जाना जाता है। सांसदों को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया है। देखिए, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम वह होता है जिसके द्वारा कहा गया है कि पहले आओ पहले पाओ। संसद भंग होने तक ये अपनी सीटों पर बने रहते हैं। कॉमन सदन के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि संकटकालीन स्थिति में इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उस समय नए चुनाव करवाना संभव नहीं होता है। इनके कॉमन सदन की जो विशेष अधिकार है वह है कि कॉमन सदन के सदस्यों को सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है और बीच में कहे गए किसी भी शब्द के लिए उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। संसद के अधिवेशन के 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक किसी भी सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता। कॉमन सदन को यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को दंड दे सकता है जिसने इसके सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया हो। कॉमन सदन के सदस्य ही सदन के सदस्यों की योग्यताएं निश्चित करते हैं और निर्वाचन संबंधी झगड़ों का फैसला करते हैं। कॉमन सदन का जो अधिवेशन होता है वह वर्ष में एक बार अधिवेशन होना जरूरी होता है और यह अधिवेशन नवंबर के महीने में बुलाया जाता है और लगभग जुलाई के अंत तक चलता है। सदन की बैठक सप्ताह के 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक होती है। अधिवेशन का आरंभ राजा रानी के भाषण से होता है, जो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में दिया जाता है। नवनिर्वाचित कॉमन सदन चुनाव के लगभग 2 सप्ताह के अंदर ही बुला ली जाती है। अपनी पहली बैठक में सदस्य स्पीकर का चुनाव करते हैं, जो कॉमन सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कॉमन सदन की बैठकों की गणपूर्ति के लिए 40 जो सदस्य हैं वो निश्चित किए गए हैं। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में 13वीं और 14वीं सदी में विकसित करने के लिए शुरू किया गया था।
1707 में स्कॉटलैंड के साथ राजनीतिक संघ के बाद यह ग्रेट ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स बन गया और 1 से 9वीं शताब्दी की शुरुआत में आयरलैंड के साथ राजनीतिक संघ के बाद ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स का खिताब जीता। यूनाइटेड किंगडम का उल्लेख 1800 से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम था। 1922 में आयरिश मुक्त राज्य की स्वतंत्रता के बाद ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम बन गया। तब से हाउस ऑफ कॉमन्स ने अपना वर्तमान शीर्षक या वर्तमान स्वरूप ले लिया। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन में जो 2019 में संसद हुई थी, यानी 58वीं संसद हुई थी, वह जिसमें निचला सदन यूनाइटेड किंगडम की संसद का रहा है, जिसके वक्ता लिंडसे हायल और इसके अध्यक्ष एलेनोर लिंग थे, जो 8 जनवरी 2020 से कंटिन्यू है। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो 24 जुलाई 2019 से रहे हैं। सदन के नेता जैक रिंग रोंग 24 जुलाई 2019 से हैं। सरकार के मुख्य सचेतक मार्क स्पेंसर हैं। नेता प्रतिपक्ष के कीर स्टार्टर हैं। सदन के छाया नेता थम्बंग देबोनार हैं, जो 2021 से उपलब्ध हैं। विपक्ष के मुख्य सचेतक एलन कैम्पबेल हैं, जो 9 मई 2021 से प्रयासरत रहे हैं। हाउस ऑफ कॉमन में 650 सीटें होती हैं, जो अलग अलग दलों से संबंध रखती हैं, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी के 365 सदस्य होते हैं, लेबर पार्टी के 198 सदस्य रहे हैं, स्कॉटिश नेशनल पार्टी के 45, लिबरल डेमोक्रेट्स के 11, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के 8, प्लेट सिमरू के 3, सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी के 2, अल्बा पार्टी के 2, गठबंधन पार्टी का 1, ग्रीन पार्टी का 1, स्वतंत्र रूप से 4 सदस्य और सिन फेन से 7, खाली सीटें रही 2, और जो अध्यक्ष पदासीन हो गए वो है 1, और इनका जो कार्यकाल है वो भी 5 वर्ष का ही होता है। चुनावों के लिए जो मतदान प्रणाली की जाती है वह है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, यानी पहले आओ पहले पाओ। पुराना चुनाव हुआ था वो हुआ था 12 दिसंबर 2019 को, और अगला जो चुनाव होगा वो होगा 2 मई 2024 को, या उससे पहले भी हो सकता है। पुनर्वितरण सीमा आयोगों द्वारा सिफारिश किए जाने पर या क्वीन इन काउंसिल द्वारा पुष्टि किए जाने पर पुनर्वितरण किया जा सकता है। कॉमन सदन एक बहुत ही शक्तिशाली विधायी सदन है, जिसकी शक्तियों का भी काफ़ी विस्तृत है। अगर कॉमन सदन की शक्तियों के बारे में देखा जाए तो इनमें सबसे पहले विधायी शक्तियां हैं। कॉमन सदन का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। ब्रिटिश संसद एक प्रभु सत्ता संपन्न कानून बनाने वाली संस्था है और ऐसा कोई कानून नहीं जिसे वह न बना सकती हो। संसद की शक्तियां वास्तव में कॉमन सदन की शक्तियां हैं, क्योंकि लॉर्ड सदन की शक्तियां तो अब नाम मात्र की ही रह गई हैं। इंग्लैंड में एकात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए कॉमन सदन भी किसी भी विषय पर कानून बना सकती है और उसमें परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा वित्तीय शक्तियां भी हैं। कॉमन सदन को राष्ट्रीय वित्त पर पूरा नियंत्रण प्राप्त होता है और अपनी इसी शक्ति के कारण वह एक बहुत ही शक्तिशाली सदन बन गया है। इसके अलावा कॉमन सदन को संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार है, क्योंकि इंग्लैंड का संविधान तो हमने देखा था कि काफ़ी लचीला होता है, लेकिन साधारण बिलों को पास करने में कॉमन सदन को अंतिम अधिकार है। लॉर्ड सदन उसे केवल 1 वर्ष के लिए रोक सकता है। इसलिए कॉमन सदन संविधान में जिस प्रकार का संशोधन करना चाहे वह कर सकता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। कॉमन सदन शासन के बारे में मंत्रियों से पूछताछ कर सकता है और उसे अपने नियंत्रण में रखता है।
कॉमन सदन मंत्रिमंडल पर कई तरीकों से नियंत्रण रख सकता है। इसके अलावा कॉमन सदन जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का भी कार्य करता है और साथ ही जनता की शिकायतों को भी दूर करता है। अगर हम कॉमन सदन के इतिहास की बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन्स की उत्पत्ति 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुई थी, जब काउंटियों और कस्बों में भूमिधारकों और अन्य संपत्ति मालिकों ने राजा को शिकायतें और याचिकाएं पेश करने और करों के भुगतान के लिए प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करने के लिए संसद में प्रतिनिधियों को भेजना शुरू किया। 14वीं शताब्दी में प्रतिनिधियों के रूप में चुने गए शूरवीरों और बर्गेस ने एक अलग कक्ष या घर में बैठना शुरू कर दिया था, जिसका उपयोग रईसों और पादरियों ने लॉर्ड्स द्वारा किया जाता था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स शुरू में दोनों सदनों में अधिक शक्तिशाली था, लेकिन सदियों से इसकी शक्तियां धीरे धीरे कम होती गई और 17वीं शताब्दी के अंत तक हाउस ऑफ कॉमन ने कराधान उपायों को शुरू करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त कर लिया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कॉमन द्वारा पारित बिलों पर अपनी वीटो शक्ति को बरकरार रखा। हालांकि 1832 में लिबरल पार्टी सरकार का एकमात्र सहारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स को नए लिबरल साथियों के साथ बाढ़ की धमकी देना ताकि तक इसे सरकार खारिज होने से रोक सके। हाउस ऑफ कॉमन एक ऐसा सदन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और दृढ़ है। यह लॉर्ड सदन की अपेक्षा बहुत शक्तिशाली है और सम्राट की वीटो शक्ति भी इसके अधिकारों पर कोई सीमा नहीं लगा सकती। इसे कानून निर्माण, वित्त और मंत्रिमंडल पर पूरा नियंत्रण प्राप्त है, परंतु हाल ही के वर्षों में व्यवहार में यह देखने को मिला है कि मंत्रिमंडल बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया है और कॉमन सदन का कार्य तो सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों को आवश्यक समर्थन प्रदान करना है। कॉमन सदन की जो कार्य हैं उनकी सरकार आलोचना करती है और जनता की शिकायतों को उस तक पहुंचाती है। इसी के साथ हम कॉमन सदन के बारे में हमने जो अध्ययन किया वो यहीं समाप्त होता है। साथ ही कॉमन सदन की अगर बात करें तो कॉमन सदन एक ऐसा सदन है जो बहुत ही शक्तिशाली है। शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।